अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होगे, साथ खैरियत से होगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आपको थोड़ी सी ज़रा घबराहट सी भी हो रही है पेपर्स की। लेकिन पेपर्स की घबराहट या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी तरफ से फुल 100% तैयारी करके जाएँ। बाकी इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और स्टूडेंट्स मुझे काफ़ी पूछ रहे हैं कि सर तैयारी किस तरह करें। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप जो अपनी बुक के जो कंसेप्शनल क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट, उनको आप तैयार करें। ठीक है, अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो आप कह लें कि आपका काफ़ी हद तक जो है पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो ये जो मेरी वीडियोस हैं आप ये वीडियो देख लें। मैक्सिमम एक एक घंटे की है, अगर आप इसको स्पीड से देखेंगे तो जल्दी भी कवर कर लेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख लो तो आपका चैप्टर बीच बीच में से भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, अगर आप इसको समझ लेते हो और याद कर लेते हो। और न्यूमेरिकल्स भी लाजमी करें। ठीक है, तो अगर आप ये 3-4 स्टेप्स कर लेते हो तो मेरा ख्याल है आपका 80-90% पेपर हो जाना चाहिए, अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से की हैं। लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी करें जो इम्पॉर्टेंट हैं, और जो पास्ट पेपर में आए हैं वो भी मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही डिस्कस कराऊंगा इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो है जो बुक के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो करें। उसके बाद वीडियोस देख लें ये वाली, ठीक है, एक एक घंटे की एक एक चैप्टर पे, और उस साथ में न्यूमेरिकल्स कर लें। तो आपका मोर देन 90% पेपर इंशाल्लाह हो जाना चाहिए, और होगा भी। ठीक है, क्योंकि पेपर कहीं बिल्कुल बाहर से तो नहीं आना, आपकी बुक से ही आना है, लेकिन बस आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि सर आप जो हैं MCQ डिस्कस कराएं, MCQ डिस्कस कराएं, इसलिए मैंने अब चैप्टर से ज़रा ब्रेक ली है। चैप्टर नंबर 17 तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज जो है हम MCQs हम सेशन रखते हैं। और MCQs स्टूडेंट्स, यही बात है कि अच्छे से अच्छे बच्चों के MCQs ठीक नहीं होते, क्योंकि वो चैप्टर की रीडिंग इतने अच्छे तरीके से, या हमारे आप कह लो यहाँ पे करिकुलम इस तरह का है कि MCQs की हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और अच्छे से अच्छा बच्चा जो है MCQs में 12-13 या फिर मैक्सिमम 14 मार्क्स ले रहा होता है। ठीक है, तो MCQs जो है हम इस तरह करेंगे, मैं आपको 2010 से लेकर 2019 तक के पेपर्स जो हैं वो मैं डिस्कस कराऊंगा। और उन पेपर्स में भी बेशुमार पेपर्स हैं, उसमें सप्लीमेंट्री के भी आपके पास पेपर्स हैं, और जो प्री इंजीनियरिंग का या जो FCS के सेपरेट पेपर्स होते हैं जो फेडरल बोर्ड ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वो मैं आपके सारे MCQs डिस्कस कराऊंगा अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत मसला हो रहा है, पास पेपर देख रहे हैं लेकिन रिड्यूस सिलेबस समझ नहीं आ रहा, तो उसकी टेंशन आप ना लें। बस आप ये वीडियोस देखें, MCQs आप यहाँ से, अगर आप ये वीडियो अगर ज़्यादा लेंथी हुई तो मैं इसके 2 पार्ट्स बना दूंगा, वरना हम कोशिश करेंगे एक ही पार्ट में कवर करें। और लाजमी आप ये वीडियो देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि MCQs आप सिर्फ अगर बुक के करके जाएंगे तो आपके बहुत कम MCQs अटैम्प्ट हो पाएंगे। इसलिए पास्ट पेपर्स में से MCQs देखें ताकि आपको समझ आए कि MCQs किस तरह के आते हैं और किस तरह की तैयारी करनी चाहिए आपको। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। हम स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जो फेडरल बोर्ड ने हमें एक मॉडल पेपर बना के भेजा है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि कौन सा जो है MCQs हैं। तो स्टूडेंट, ये जो मैं पेपर ओपन कर रहा हूँ, ये जो फेडरल बोर्ड ने आपको बना के भेजा है एक सैम्पल पेपर। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहला जो MCQs है अगर आप देखो, वो कह रहा है कि अ क्लोज सरफेस इनक्लोजेस 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस। अब स्टूडेंट देखें वो क्या कह रहा है, एक सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, समझ लें इस तरह, उसके अंदर 2 इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, जिस तरह समझ लें अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, और वो कह रहा है इस सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना है। तो स्टूडेंट्स बस सिर्फ यहाँ पे आपने गॉस लॉ लगाना है, और गॉस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इस सरफेस के अंदर चार्ज देखो कितना इनक्लोज्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है और एक नेगेटिव चार्ज इनक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, और टोटल फ्लक्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 0। ठीक है, तो कितना फ्लक्स इनक्लोज होगा, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर C। अच्छा, ये मैं आपको जो है प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप यहाँ से देख भी लिएगा। अगला कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस D
फोर्स बिटवीन देम इज़ F। तो कह रहा है अगर चार्जेस Q1 और Q2 हों और उनके दरमियान अगर आप वैक्यूम रखो तो उनके दरमियान डिस्टेंस D है, ठीक है, और फोर्स उस वक्त F लग रही है। और कह रहा है इफ़ अ मीडियम ऑफ रिलेटिव यहाँ पे परमिटिविटी इस 4 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन देम। अब हो क्या रहा है, दो चार्जेस हैं, एक है Q1 एक है Q2 और उनके दरमियान जो फोर्स लग रही है वो है F। अब आपने इनके बीच में एक मीडियम रख दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, ठीक है। अब ये आपने एक फार्मूला याद रखना है। अब आप इसको रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग कहें ना कहें, लेकिन फिर भी अच्छा ही कि आप इसको तैयार कर लें। वो फार्मूला है कि फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, ठीक है। अब जो वैक्यूम हम उसने ये कहा है कि जो मीडियम है उसकी रिलेटिव परमिटिव 4 है, तो एप्सिलॉन आर की जगह 4 लिख देते हैं। फोर्स इन मीडियम जो है उसको उसने एफ कहा हुआ है और फोर्स इन मीडियम निकालनी है तो उसको एफ मीडियम लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करो तो एफ मीडियम बन जाएगी फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 4। मतलब ये है कि मीडियम के रखने से आपकी जो फोर्स है बिटवीन द चार्जेस वो 4 टाइम्स डिक्रीज कर गई। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा न्यू फोर्स विल बी F बाय 4। MCQs नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इस तरह का MCQs ना बुक में डिस्कस है, इस तरह का है। अब वो कह रहा है अ चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। एक चार्ज पार्टिकल है स्टूडेंट्स जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर में, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और कह रहा है अंडर द एक्शन ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है हो सकता है कि वहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हों क्योंकि पॉसिबल का वर्ड है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, कह रहे हैं इनमें से कौन सा पॉसिबल है। अगर आप पहला ऑप्शन देखें तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो हैं, हो सकता है। पहले में कह रहा है हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। सी में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो। और डी में कह रहा है कि दोनों प्रेजेंट होगी, मतलब दोनों नॉन जीरो, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट एक चीज़ याद रखें, अगर वो ये आपको कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर में मूव कर रहा है, मूव्स अलोंग अ सर्कल, तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में जो मूव करता है वो मूव करता है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स स्टूडेंट्स तभी लगेगी जब वहाँ पे डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होना तो लाजमी होगी उधर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है वहाँ ज़ीरो हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो स्टूडेंट्स है वो लाजमी प्रेजेंट होगी उधर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाजमी प्रेजेंट होगी। तो E इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाजमी होगी। अच्छा अगला जो स्टूडेंट्स MCQs है वो कह रहे हैं टू अब आइडेंटिकल यहाँ पे सर्कुलर लूप्स of wire A and B of a metal wire are placed on a table without touching each other। अब कह रहे हैं दो लूप्स हैं, जिस तरह आपने टेबल पे दो लूप्स रखी हुई हैं, एक ये लूप है एक ये लूप है और दोनों टच नहीं हो रहे। और कह रहा है कि लूप ए में करंट है, कैरीज अ करंट विच इंक्रीजेज विद टाइम। अब जो ये लूप ए है समझ लें, इसमें कह रहा है कि टाइम के साथ साथ करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है इन रिस्पॉन्स, अब बी क्या रिस्पॉन्स करेगी, बी सी के बिल्कुल करीब रखी हुई है। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर लूप ए में करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर कॉइल ए में अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और कॉइल बी उसी के करीब रखी हुई है, इसका मतलब ये है कि कॉइल बी में भी क्या होगा, कॉइल बी में भी फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि कॉइल बी करीब रखी हुई है। अगर कॉइल ए में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली कॉइल बी में भी फ्लक्स इंक्रीज होगा टाइम के साथ साथ, मतलब फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ की वजह से इधर इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस होगा। अब लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ ये कहता है कि ये इंड्यूस करंट जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस करंट उसी कॉज को अपोज करेगा। अब अगर आप देखो तो लूप बी में जो इंड्यूस्ड करंट है असल में वो लूप ए की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि लूप ए में करंट चेंज हो रहा है, ये वो सब, तो वो लूप ए को ही अपने से दूर करने की कोशिश करेगा क्योंकि लूप बी में करंट लूप ए की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये लूप बी जो है वो लूप ए को रिपेल करेगी, ठीक है। तो वही कह रहा था लूप ए क्या करेगी, स्टेशनरी तो नहीं रहेगी, अट्रैक्ट भी नहीं होगी,
वो रिपेल्ड होगी, ठीक है, तो रिपेल्ड बाय ए, ठीक है। अच्छा, अगला जो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है वो ये कह रहा है कि एट व्हाट फ्रीक्वेंसी एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी विल हैव रिएक्टेंस ऑफ 500। आसान से एमसीक्यूज है लेकिन काफ़ी दफ़ा ये बोर्ड के पेपर्स पे रिपीट हुआ है। तो डाटा अगर आप देखो तो इंडक्टेंस आपको गिवन है एल गिवन है 1 हेनरी और रिएक्टेंस आपको गिवन है एक्सएल गिवन है 500, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5, एल आपको गिवन है 1 हेनरी और एक्सएल आपको गिवन है 500 ओम और कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी बताएं। फ्रीक्वेंसी ही पूछी है, हाँ जी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बस सिंपल सा आपने एक्सएल का फॉर्मूला यूज़ करना है, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अब इसको आप रीअरेंज कर लो फॉर एफ, तो इक्वेशन बन गई एक्सएल ओवर 2 पाई एल, ठीक है। एक्सएल की वैल्यू 500 पुट कर दें, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और एल की वैल्यू आपको गिवन है 1, तो 500 डिवाइडेड बाय 6.28 और ये मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ये 80 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता है, तो 80 ओम इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 80 हर्ट्ज है ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज आएगा, तो 80 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। अगला जो स्टूडेंट वो पूछ रहा है कि 1 हेनरी किसके इक्वल होता है, तो 1 हेनरी किसकी इक्वल है ये समझाने के लिए मैं आपको आसान सा इसका रिलेशन याद करवा देता हूँ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन याद कर लें, एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। मैं खुद हमेशा हेनरी किसके बराबर है वो इसी रिलेशन से निकालता हूँ। अब हेनरी जो है असल में वो एल की यूनिट है, तो एल के लिए इक्वेशन रीअरेंज कर लें, तो एल इज इक्वल टू ईएमएफ ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब ईएमएफ की इक्वेशन यूनिट पुट कर दें। ईएमएफ की यूनिट क्या है, ईएमएफ की यूनिट है वोल्ट, डेल्टा आई की यूनिट आ गई एम्पेयर और टाइम की यूनिट आ गई सेकंड। अब सेकंड डिवाइड में भी डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पेयर। तो हेनरी जो है, हेनरी खुद किसके बराबर होता है, हेनरी बराबर होता है वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट एम्पेयर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट हो इनमें, कोई अगर आपको मिस्टेक लगे तो मुझे लाजमी बताया करें, ठीक है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, आप कह लो यहाँ पे हायर एजुकेशन का, लेकिन मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग लेक्चर। और बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक जो है पॉइंट आउट भी करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे इस चीज़ का अब अंदाज़ा होता है कि वो लेक्चर को कितना कंसंट्रेशन से सुनते हैं वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि फोटोन ए हैज़ ट्वाइस एनर्जी एज डेट ऑफ फोटोन बी, द रेशियो ऑफ मोमेंटम। तो उसने कहा है कि फोटोन ए जो है उसके पास ट्वाइस एनर्जी है बी के मुकाबले में, तो उनकी आप मोमेंटम की रेशियो बताएं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चैप्टर नंबर 18 से है, तो इसके लिए आप ई इज इक्वल टू वो पी सी आपने रिलेशन पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 18 में। ई जो है वो एनर्जी है, पी जो है मोमेंटम है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अब अगर मैं इसको फोटोन ए के लिए लिखूं तो मैं लिखूंगा ई ए इज इक्वल टू पी ए सी, क्योंकि सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, वो तो कांस्टेंट है। और अगर फोटोन बी के लिए इसको मैं लिखूं तो ई बी इज इक्वल टू पी बी सी, और ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करो स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, ई ए ओवर ई बी इज इक्वल टू पी ए सी ओवर पी बी सी। सी और सी अगर आप देखो तो कैंसिल हो गए, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास ई ए ओवर ई बी इज इक्वल टू पी ए ओवर पी सी, ठीक है। अच्छा, अब सॉरी पी बी। अब अगर आप देखो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फोटोन ए जो है उसके पास एनर्जी ट्वाइस है, मतलब ई ए इज इक्वल टू 2EB, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि फोटोन ए की जो एनर्जी है वो ट्वाइस एनर्जी है एज कम्पेयर टू फोटोन बी। तो ई ए की जगह हम लिख देंगे 2EB और ई बी नीचे ऐसे ही आ गया, और ये पी ए ओवर पी बी भी ऐसे ही आ गया। अब अगर आप देखो तो ई बी कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास क्या बचा, ये बचा पी ए ओवर पी बी इज इक्वल टू 2, और उसने रेशो कहा था तो आप इसको लिख सकते हो 2:1। तो इस पे जो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर होगा वो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 2:1 भी लिखा हो सकता है,
लेकिन उसने सिर्फ 2 लिखा है, तो ये भी मतलब वही चीज़ स्टैंड कर रही है। अच्छा, अगला जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ़ द फॉरवर्ड वोल्टेज इन अ डायोड इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, मतलब अगर आप एक डायोड की अगर आप फॉरवर्ड बाइसिंग करो तो डिप्लीशन रीजन पे क्या फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट। तो ये आप बस सिर्फ याद रख लें कि फॉरवर्ड बाइसिंग अगर हो तो फॉरवर्ड बाइसिंग में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन को मैं डी आर लिख रहा हूँ, तो डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होती है। और रिवर्स बाइसिंग में इसी का उलट हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज करती है, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करती है, और रिवर्स बाइसिंग में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करती है, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। न्यूमेरिकल नंबर 9 स्टूडेंट्स जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अच्छा, सॉरी, अब MCQs नंबर 9 भी नहीं है, MCQs नंबर 10 भी नहीं है, ठीक है। मैं ये क्रॉस कर रहा हूँ ताकि अगर आप मुझसे ये मांगो तो मैं आपको जब भेजूँ तो आपको पता हो कि कौन से इंक्लूडेड हैं कौन से नहीं है। MCQs नंबर 11, यहाँ पे 11 भी बहुत ट्रिकी और अब इंटरेस्टिंग सा है। वो कह रहा है व्हेन अ बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस द पावर कंज्यूम्ड इन R इज मैक्सिमम। कह रहा है जो लोड रेजिस्टेंस R लगाते हैं वो मैक्सिमम पावर कब कंज्यूम करेगा। अब इसमें हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पढ़ा था, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ये था कि मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाए या सोर्स की रेजिस्टेंस बराबर हो जाए लोड रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाए, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है व्हेन R ओवर R इज, मतलब R ओवर R की रेशो जब क्या हो। अब देखो हमने कहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र ही तब होती है जब ये दोनों बराबर हों, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो मतलब आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दो, एक ही बात है, या आप कैपिटल R की जगह स्मॉल r लिख दो। होगा ये जब आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखोगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी है, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है। तो ये स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आया, 1। मतलब जब स्मॉल r और कैपिटल R की रेशो 1 हो, मतलब जब दोनों इक्वल हों तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। तो इसका जो स्टूडेंट्स ऑप्शन है वो ऑप्शन है नंबर सी, जब स्मॉल r और कैपिटल R की रेशो 1 आए। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 12 जो है वो कह रहा है कंसिक्वेंस ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका आइंस्टाइन की कंसिक्वेंस क्या थे, तो आपने अपनी बुक में देखा होगा 5 कंसिक्वेंसेस हैं आपके पास यहाँ पे, एक टाइम के बारे में है, एक लेंथ के बारे में है, और मैस एनर्जी रिलेशन है, ये सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो हमने पढ़ा था कि मूविंग क्लॉक्स जो हैं वो थोड़ी स्लो होती हैं एज़ कम्पेयर टू द व्हेन दे आर रेस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका जो है अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर डी भी आपको देखने में ठीक लगेगा कि द लॉज ऑफ फिजिक्स मस्ट अपेयर द सेम टू ऑल ऑब्जर्वर्स मूविंग विद यूनिफॉर्म रिलेटिव। लेकिन स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो, मेरे ख्याल से आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये 2 पोस्टुलेट्स पे होल्ड करती है। एक पोस्टुलेट तो यही है जो लिखा हुआ है कि लॉज ऑफ फिजिक्स हर ऑब्जर्वर के लिए सेम होगे अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करो रिलेटिव टू ईच अदर। और दूसरा जिस पोस्टुलेट पे होल्ड करती है वो ये है कि स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेगा, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से ये आइंस्टाइन की थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, लेकिन आइंस्टाइन की जो थ्योरी के कंसिक्वेंसेस हैं तो उसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा ख्याल ये है कि इसमें आइंस्टाइन के कंसिक्वेंसेस में ये बनता है कि मूविंग क्लॉक्स रन मोर स्लोली, ठीक है। अच्छा, अगला जो स्टूडेंट्स MCQs नंबर है वो 13 है, और वो एफिशिएंसी से रिलेटेड है, वो पावर से टॉपिक से है। वो कह रहा है अगर इनपुट पावर और आउटपुट पावर उसने गिवन है तो इनपुट पावर आपको 540 गिवन है और आउटपुट पावर एक इलेक्ट्रिक मोटर की 382 वाट गिवन है, और एफिशिएंसी पूछ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एफिशिएंसी MCQs नंबर आपके पास ये 13 है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का सिंपल सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आपने शायद 10th में 9th में भी पढ़ा हो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर, ठीक है, ये आउटपुट है, मैंने आउट लिख दिए, और नीचे इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अगर आप इसकी आउटपुट पावर देखो तो आउटपुट पावर है 382 वाट और इनपुट पावर है स्टूडेंट्स 540 वाट मल्टीप्लाई बाय 100।
तो स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 70.7%, और इसको राउंड ऑफ अगर आप करोगे तो 71%। तो MCQs नंबर 13 जो है स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अच्छा, अगला जो स्टूडेंट्स MCQs है, MCQs नंबर 14, वो कह रहे हैं एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 12 है और इसको आपने एक सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपने निकालनी है बिटवीन द टू एंड्स ऑन एनी डायमीटर। ठीक है। अब ज़रा इसको समझें। सबसे पहले जो है एक वायर थी, इस तरह स्ट्रेट समझ लें, इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस थी 10 हो। अब आपने इसको बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, मतलब आपने इसकी रेजिस्टेंस पूरी सर्कल की फॉर्म में। ठीक है। अब आपने कोई से डायमीटर पे दो एंड्स ले लेने, समझ लें जिस तरह एक एंड ये मैंने ले लिया और एक एंड ये ले लिया। अब मैंने इन दो एंड्स के अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस निकालनी है। अब देखें, जब मैंने इसके डायमीटर के क्रॉस लिए तो इसकी रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी, कुछ रेजिस्टेंस क्योंकि ऊपर और कुछ रेजिस्टेंस नीचे। और इस पूरी वायर की कितनी थी? पूरी वायर की थी 12। जब मैंने इसको बेंड कर दिया और इसके हाफ के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो ऊपर वाले पार्ट की रेजिस्टेंस 6 रह जाएगी और नीचे की 6, क्योंकि पूरे की 12 थी। ठीक है। अब अगर आप देखो, अगर मैं ये पॉइंट ए और बी के क्रॉस अगर रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो ये 6 ओम ऊपर वाला और ये नीचे वाला 6 ओम, ये दोनों आपस में पैरेलल में। और पैरेलल में स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला ये है, अगर दो रेजिस्टर्स हैं वो ये होता है कि आप उन दोनों रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस, मतलब R1 R2 का प्रोडक्ट, और डिवाइडेड बाय उनका सम ऑफ R1 R2। ठीक है। अब अगर आप देखो तो दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लो तो 6 × 6 कितना आ गया? 36, और डिवाइडेड बाय सम कितना आया? 12। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 3 ओम। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है आपके पास वो डी ऑप्शन, 3 ओम। MCQs नंबर 15 भी इंक्लूडेड है। वो कह रहा है आपको कांस्टेंट अल्फा गिवन है एक ट्रांजिस्टर का जो कि है 0.95। तो साथ साथ अपना डाटा बनाते रहते हैं। सबसे पहले आपको अल्फा गिवन है 0.95। उसके बाद स्टूडेंट्स कह रहे हैं व्हाट शुड बी द चेंज इन कलेक्टर करंट। तो आपने डेल्टा IC निकालना है और मेरे ख्याल से आपको कॉरस्पॉन्ड टू अ चार्ज ऑफ, मतलब ये करंट है, टू अ चेंज ऑफ 0.4 मिली एम्पेयर इन बेस करंट। तो डेल्टा IB आपको गिवन है, वो गिवन है 0.4 मिली एम्पेयर बेस करंट आपको गिवन है। ठीक है। और कॉमन एमिटर अरेंजमेंट है। अब अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स आपने एक रिलेशन पढ़ा था, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा IC ओवर डेल्टा IB। ठीक है। अब आप ये रिलेशन में आप डेल्टा IC निकाल तो सकते हो, लेकिन बीटा आपको नहीं पता। और बीटा निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, वो ये था कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। ठीक है। तो सबसे पहले बीटा निकालते हैं। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दें 0.95 ओवर 1 माइनस 0.95। तो स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करोगे तो बीटा आपके पास आ जाएगा 19। ठीक है। अब यही बीटा आप यहाँ यूज़ करेंगे, तो बीटा की जगह हम लिख देते हैं 19। डेल्टा IC हमने निकालना है तो वो वैसे का वैसे ही, और डेल्टा IB की जगह लिख देते हैं 0.4 मिली एम्पेयर। ठीक है। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0.4 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल टू डेल्टा IC। और इनको आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा 7.6 मिली एम्पेयर डेल्टा IC। तो हमारे पास चेंज इन कलेक्टर करंट आ गया 7.6 मिली एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन नंबर बी आपके पास ठीक होगा। अच्छा, देखें, अगर आप देखो सारे MCQs ऐसे हैं सॉल्व करने वाले हैं। कोई भी चैप्टर की थ्योरी में से अगर आप देखो तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतने थ्योरी में से दिए हुए हैं या चैप्टर के एंड में से दिए हुए हैं। सारे आपकी माइंड यूज़ हैं, आप किस तरह उनको सॉल्व करते हो। 16 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वो कह रहा है कि द वेलोसिटी एट विच रिलेटिविस्टिक लेंथ ऑफ अ बॉडी रिड्यूसेस टू हाफ। अब कह रहा है आपने वो वेलोसिटी निकालनी है जिस पे किसी, देखो हमें पता है ना, जैसे जैसे वेलोसिटी ज़्यादा होगी बॉडी की लेंथ क्या होती रहती है? बॉडी की लेंथ श्रिंक होती रहती है, कम होती रहती है। अब वो कह रहा है आपने वो वेलोसिटी निकालनी है जिस पे उस बॉडी की जो लेंथ है वो हाफ रह जाए। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले में। तो ये हमारे पास MCQs नंबर 16 है। तो हमने वेलोसिटी निकालनी है, v निकालना है, और उसने आपको डाटा ये दिया हुआ है कि उस बॉडी की लेंथ कितनी रह जाए, उस बॉडी की लेंथ हो जाए जितनी ओरिजिनल का हाफ, तो L/2 ये आपको गिवन है।
ठीक है, क्वेश्चन में, कि उस बॉडी की लेंथ जो है वो ओरिजिनल का हाफ हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे। अब ये आपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला जो कि आपने पढ़ा था, L इज़ इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब एल नॉट तो अब ओरिजिनल लेंथ होती है, ठीक है, यह लेंथ एट रेस्ट होती है। अब अगर आप एल देखो तो एल की इक्वेशन हमारे पास ये ऊपर गिवन है। एल की जगह आप क्या पुट करते हैं, एल की जगह पुट करते हैं एल नॉट बाई 2, और ये एल ऐसे ही आ गया 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। अब अगर आप देखो तो एल नॉट कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास क्या बचा, ये आपके पास बचा 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। वी निकालना है तो दोनों साइड आप रूट ले लो, तो ये बन गया 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। अब मैं इसके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप क्या करो, ये जो वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर है माइनस में, इसको आप लेफ्ट साइड ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 बाई 4 को राइट साइड ले आओ तो 1 माइनस 1 बाई 4, तो ये आप माइनस करोगे तो ये आ गया 3 बाई 4 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। दोनों साइड आप रूट ले लो, तो v ओवर सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ओवर 2। v निकालने के लिए आप c को राइट साइड ले जाएं, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू सी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब इसमें अगर आप देखो तो मिस्टेक है, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नंबर डी बनता है, लेकिन डी में भी आप करेक्शन करोगे कि v इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ओवर 2 और c सेपरेट आएगा। ठीक है, इन्होंने बाय मिस्टेक सी भी रूट में लिखा हुआ है, लेकिन सी सेपरेट आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। और एमसीक्यूज नंबर 7 जो है स्टूडेंट्स, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स जो था, ये जो फेडरल बोर्ड ने सैम्पल पेपर भेजा है वो डिस्कस किया है। अच्छा, इसी तरह एक पुरानी बुक का भी सैम्पल अब पेपर था। अब अगर आप कहेंगे सर ये पुरानी बुक का सैम्पल पेपर क्यों डिस्कस करा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपका ही फ़ायदा है, कोई भी अगर 2-3 एमसीक्यूज भी इसमें से अगर आ गए तो आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि आप वोल्टेज टाइम ग्राफ ऑफ ब्रेन का वोल्टेज टाइम ग्राफ जो होता है, ये तो आपको कॉमन सी बात पता है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है EG। अगर आप हर्ट का करो तो वो ECG कहलाता है। सेकेंड एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है द फील्ड विच कैन बी शील्डेड, ऐसी फील्ड जिससे आप अपने आप को शील्ड कर सको, बचा सको। तो स्टूडेंट्स आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से नहीं बचा सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं बचा सकते, सिर्फ आप अपने आप को बचा सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड से। और वो हमने पढ़ा था, जिस तरह फेरेडे केज एग्जाम्पल है, तो हमने ये पढ़ा था ना कि किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो इसलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने आप को बचा सकते हो। अगर आप किसी चार्ज बॉडी के अंदर बैठे हुए हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 13 जो है ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। और एमसीक्यूज नंबर 14 कह रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डैश स्मॉलर देन द ईएमएफ। ठीक है, कि क्या ये डैश में देखें क्या कह रहा है, हमेशा स्मॉलर होता है। देखो स्टूडेंट, हमने पढ़ा था टर्मिनल वोल्टेज जो है ये ग्रेटर भी हो सकता है इन केस ऑफ चार्जिंग, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर भी हो सकता है इन केस ऑफ ओपन सर्किट, और टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम भी हो सकता है इन केस ऑफ क्लोज सर्किट। तो यहाँ पे वो स्मॉलर का वर्ड तो कह रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, हमेशा स्मॉलर होता है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। कह रहा है क्या वो नेवर, तो कभी नेवर भी नहीं हो सकता क्योंकि बराबर हो भी सकता है। फिर वो कह रहा है कि समटाइम्स, अब देखें समटाइम्स और नीड मोर डाटा। अब अगर आप समटाइम्स लगाओगे ना तो समटाइम्स, अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स केसेस क्या होते हैं, ज़्यादातर केसेस यही वाला होता है कि ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादातर ईएमएफ से कम होता है। तो समटाइम्स वर्ड तो लिखना गलत होगा, क्योंकि समटाइम्स तो नहीं हो सकता, आप कहोगे कि मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही होता है, इसलिए समटाइम्स हम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे नीड मोर डाटा, कि वो डाटा पे डिपेंड करता है कि सिनेरियो किस तरह का है, चार्जिंग वाला केस है या जो भी। तो समटाइम्स नहीं लगाएंगे। वैसे तो समटाइम्स भी एक लिहाज से बनता है ऑप्शन, लेकिन हम कहेंगे ज़्यादातर केस ही यही वाला होता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है, इसलिए समटाइम्स लगाना जो है वो ठीक नहीं है, तो हम इसका डी ऑप्शन लगाएंगे। अच्छा, अगला वो कह रहा है कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन रिपेल या ऑपोजिट। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ज़रा समझाऊँ अगर, ठीक है। अब ये बस आप याद रख लें कि अगर 2 वायर्स हों और दोनों वायर्स में अगर करंट की डायरेक्शन सेम हो,
तो ये दोनों वायर्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और ये काफ़ी पेपर्स में आया हुआ है। अगर करंट की डायरेक्शन जो है, अगर वो करंट पैरेलल हो, मतलब सेम डायरेक्शन हो, और अगर करंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो, एक करंट अपवर्ड एक करंट डाउनवर्ड, तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन, अगर करंट डायरेक्शन पैरेलल हो तो ये अट्रैक्ट करेंगी, और करंट की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हो या एंटी पैरेलल हो तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी। एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएगी, सिर्फ एमसीक्यूज है, तो इसमें आपको टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सीआरओ वाला एमसीक्यूज आपको सिलेबस में नहीं है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये भी मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं हुआ। वो कह रहा है कि सॉलिनाइड 150 टन्स हैं और मूव्स विथ 11 मीटर पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट। तो मेरे ख्याल से इसमें आप ये VBL साइन थीटा फार्मूला लगा सकते हो। ये मुझे इसका कुछ इतना आइडिया नहीं हुआ, तो आप इसको ख़ुद देखिएगा। ठीक है, और अगर आपको समझ आए तो मुझे बताइएगा इसका। अच्छा, अगला कह रहा है कि I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन थीटा इज़ द आउटपुट ऑफ। तो स्टूडेंट, ये असल में करंट की इक्वेशन है, और करंट में भी साइन आ रहा है, मतलब ये करंट वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसकी आउटपुट होगी? डेफिनेटली ये जो होगी ये AC जनरेटर की आउटपुट होगी, क्योंकि मोटर तो हो नहीं सकता, AC मोटर भी नहीं हो सकता, DC मोटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि मोटर तो कभी आउटपुट में करंट देगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ बचा DC जनरेटर और AC जनरेटर। तो DC जनरेटर तो एक कांस्टेंट देगा करंट, लेकिन अगर आप करंट देखो उसमें साइन आ रहा है, मतलब ये करंट वेरी कर रहा है, तो ये डेफिनेटली AC जनरेटर ही होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो MCQs है, MCQs नंबर 11, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और उसके बाद MCQs नंबर 10 भी नहीं है। अच्छा, अगला MCQs जो है ये सम हाउ आपके सिलेबस में है भी या नहीं, तो कर लेते हैं। जो भी MCQs आपके रिलेटेड है ना, हल्के फुल्के भी, वो मैं आपको लाजमी कराऊंगा, ताकि हम कोई इस मामले में रिस्क ना लें। ठीक है, तो वो कह रहा है डायोड करंट इन रिवर्स बायस इज डैश देन फॉरवर्ड बायस करंट। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जो फ्लो करता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो करता है, और वो करंट तकरीबन मिली एम्पेयर में होता है। और रिवर्स बायसिंग में जो स्टूडेंट करंट फ्लो करता है वो बहुत कम फ्लो करता है, और उसको हम माइक्रो एम्पेयर में कहते हैं। ठीक है, और तकरीबन कुछ बुक्स में तो प्रैक्टिकली ज़ीरो भी लिखा होता है। तो वही बात, रिवर्स बायसिंग का जो करंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और फॉरवर्ड बायसिंग का करंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वही कह रहा है डायोड करंट इन रिवर्स बायस इज स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर, तो इसका ऑप्शन नंबर C। MCQs नंबर 12 भी आपके सिलेबस में नहीं है, MCQs नंबर 13 भी नहीं है। अब MCQs नंबर अगर आप 14 देखो, ये सिलेबस में है, कह रहे आउट ऑफ गिवन पार्टिकल्स विच हैज़ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इफ़ एनर्जी ऑफ ऑल इज सेम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब एनर्जी सेम होने का मतलब ये है, समझ लें कि सबकी वेलोसिटी सेम है, ऑब्वियस ही बात है अगर सबकी एनर्जी सेम है तो। ठीक है, अब ये चीज़ जो है मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। ये MCQs नंबर आपके पास 14 है। अब इसमें आप डिब्रोगली इक्वेशन अगर आप यूज़ कर लो, और वो ये है कि लैम्डा इज़ इक्वल टू H/mv। अब H भी एक कांस्टेंट है, और उसने कहा है कि सबकी एनर्जी भी सेम है। अगर एनर्जी सबकी सेम है तो मतलब सबका V भी कांस्टेंट है, तो ये H और V तो कांस्टेंट हो गए। और अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं तो मतलब लैम्डा सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? मैस पे, और लैम्डा का मैस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब जिसका मैस सबसे ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। और उसने क्वेश्चन में जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का ही पूछा है। ठीक है, तो हमने यही कहा कि जिसका मैस ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। अब देखें सबसे ज़्यादा मैस किसका है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल या न्यूट्रॉन। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन का देखो तो बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का मैस, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, न्यूट्रॉन का इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है? अल्फा का। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का मैस सबसे ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन नंबर C ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मैस सबसे ज़्यादा है, मैस ज़्यादा होने की वजह से इसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे अब स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, अच्छा MCQs नंबर जो स्टूडेंट आपके पास जो 15 है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट में कह रहा है कि आपके पास एक बीम है, एक येलो कलर की बीम है और एक बीम है आपके पास वॉयलेट कलर की, और दोनों बीम्स की एनर्जी सेम है। तो कह रहा है विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, अब आपको पता है वैसे तो दोनों के फोटॉन्स की एनर्जीज डिफरेंट हैं, लेकिन अब बीम में दोनों की बीम्स, अब देखिए दोनों की बीम की एनर्जी कैसे सेम है, क्योंकि बीम में काफ़ी ज़्यादा फोटॉन्स होते हैं।
तो दोनों के पास इतने क्वांटिटी ऑफ फोटॉन्स हैं कि दोनों की एनर्जी सेम बन रही है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्टूडेंट सॉल्व करने वाला है। अब देखिए मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। आप उसने क्वेश्चन में कहा है कि दोनों की बीम सेम है, तो एनर्जी ऑफ येलो बीम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वॉयलेट बीम। अब अगर बीम कह रहा है तो बीम के लिए एनर्जी, वैसे तो एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू HF, लेकिन ये एक फोटोन के लिए, अगर ज़्यादा फोटोन है, बीम है, तो आप फोटोन के लिए लगा देते हो NHF, और N जो यहाँ स्टैंड कर रहा है स्टूडेंट, वो स्टैंड कर रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई होगी प्लैंक्स क्वांटम में। तो येलो के लिए लिख देते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ येलो इंटू HF। ये अगर आप चाहो तो वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, E इज इक्वल टू HC ओवर लेमडा, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू NHC ओवर लेमडा। तो NHC ओवर लेमडा, लेमडा क्या चीज़ है, वेवलेंथ, तो येलो लिख देते हैं। इसी तरह वॉयलेट के लिए भी ये यूज़ करेंगे NHC ओवर लेमडा। तो N मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वॉयलेट मल्टीप्लाई बाय HC ओवर लेमडा, लेमडा वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। अब अगर आप देखो HC आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बचा नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ येलो लाइट ओवर वेवलेंथ ऑफ येलो इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वॉयलेट ओवर वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, अगर आप इसको एक साइड पे नंबर ऑफ फोटॉन्स ले आओ, तो येलो फोटॉन्स ओवर वॉयलेट फोटॉन्स इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ येलो ओवर वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, ठीक है। अब स्टूडेंट एक चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये है कि वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट, अब ये आपने पूरा एक सीक्वेंस स्पेक्ट्रम में याद रखना है कि वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट, आपको पता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की है और सबसे कम जो वेवलेंथ है वो ब्लू या वॉयलेट की है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लू की है, रेड की है, लेकिन येलो की भी ज़्यादा है। तो वेवलेंथ ऑफ येलो इज़ ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, ठीक है। मतलब जिसकी राइट साइड पे जो फैक्टर है वो पूरा बड़ा है, ठीक है। मतलब अगर ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी है, नीचे वाली क्वांटिटी छोटी है, तो उसका मतलब ये आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि येलो लाइट के फोटॉन्स, नंबर ऑफ येलो लाइट फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वॉयलेट, इसका आंसर जो है ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड पे जो फैक्टर है वो ग्रेटर देन 1 है। अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वो ये आया कि नंबर ऑफ येलो फोटॉन्स इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ वॉयलेट फोटॉन्स। तो ये स्टूडेंट इसका प्रॉपर आपके पास आंसर है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो येलो लाइट के फोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे और वॉयलेट के फोटॉन्स जो हैं वो कम होंगे। तो इसका जो स्टूडेंट आंसर है हमारे पास वो ये है कि उसने पूछा था विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो हमने कहा किसके फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, येलो के फोटॉन्स ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ठीक है। अच्छा, अगला कह रहा है स्टूडेंट, कैन अ 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन कैन स्टिमुलेट एन एटम विथ ग्राउंड स्टेट एट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो कह रहा है कि एक एटम है जिसकी ग्राउंड स्टेट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है। अच्छा, और वो कह रहा है उसकी मेटास्टेबल स्टेट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है। तो मेटास्टेबल उसकी स्टेट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, ठीक है। और वो कह रहा है कि 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन स्टिमुलेट करा सकता है एक एटम को। तो देखो, अगर आप देखो इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और हमने कहा था स्टिमुलेशन के लिए आपके पास जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी एग्जैक्ट कितनी होनी चाहिए, उसकी एनर्जी इन दोनों एनर्जी डिफरेंसेस के इक्वल होनी चाहिए, जो कि कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन उसने जो क्वेश्चन में कहा, उसने कहा क्वेश्चन में उसकी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करा पाएगा, ये नहीं करा पाएगा, क्योंकि अब स्टिमुलेशन के लिए जो इनकमिंग फोटोन है उसकी एनर्जी एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है आप कहोगे कि नेवर, ठीक है, ये कभी भी स्टिमुलेशन नहीं कर मतलब नहीं यहाँ पे करवा पाएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन। और लास्ट MCQ जो स्टूडेंट, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये जो मैंने भी आपको दोनों पेपर्स करवाए हैं, ये एक दोनों फेडरल बोर्ड ने सैम्पल पेपर जो होते हैं ये मैंने वो डिस्कस कराए हैं आपको।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है ये हमारे पास अब पेपर नंबर 2019 का पेपर है और इसमें जॉन जॉनसन इंक्लूडेड नहीं होगी, उनके ऊपर मैं क्रॉस लगाता रहूँगा। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ रेडबर्ग कांस्टेंट, ये हमारे पास सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगला एमसीक्यूज़ जो है जिसमें कह रहा है रेडियो एक्टिविटी, ये भी पार्ट नहीं है। अच्छा, एमसीक्यूज़ नंबर 3, ये भी सम हाउ पार्ट नहीं है लेकिन कर लें फिर भी। कह रहा है कि रिलेटिव यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ रबर, तो स्टूडेंट्स जो रबर की परमिटिविटी है वो आपने याद रखनी है, वो है 2.94। ठीक है, आपको एक टेबल गिवन होगा पहले टॉपिक में, तो उसमें आपको ये रबर की, बेंजीन की, एयर की, वैक्यूम की आपको रिलेटिव परमिटिविटीज़ गिवन होती हैं। अगले में कह रहा है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब कह रहा है कि डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट क्या चीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा था, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये मतलब होता है वी या डेल्टा वी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला जो स्टूडेंट वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, तो ये याद रख लें। इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, इन दोनों की वजह से फ्लो करता है। मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। ठीक है, और गैसेस में जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अगला कह रहा है कि यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो ये भी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि गैल्वानोमीटर कैन बी मेड मोर सेंसिटिव इफ़ सी ओवर बी एन इज मेड। अब स्टूडेंट की याद रखें, मैंने आपको शायद इस तरह पढ़ाया है कि अगर आपने सेंसिटिविटी को, हमने कहा था सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है आपके पास थीटा ओवर आई, और थीटा ओवर आई बराबर होता है BAN ओवर सी। ये आपको मैंने कहा था थीटा ओवर आई क्या चीज़ है, ये सेंसिटिविटी है। तो अगर आपने सेंसिटिविटी को बढ़ाना हो तो आप BAN ओवर सी पूरे फैक्टर को क्या करोगे, बढ़ाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसने BAN ओवर सी नहीं लिखा हुआ, यहाँ उसने लिखा हुआ है C ओवर BAN, इसी का उलट लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही बात है, अगर आपने BAN ओवर सी को बढ़ाना हो, इसी का अगर आप रिवर्स लिख दो तो मतलब ये है कि आपने पूरे फैक्टर को कम करना होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप कहोगे C ओवर, अगर BAN लिखा हुआ तो आप कहोगे इसको हम स्मॉल करेंगे, और अगर BAN ओवर C लिखा हुआ तो इसको आप लिखोगे लार्ज। तो यहाँ पे C ओवर BAN लिखा हुआ है तो आप इसको कहोगे मेड स्मॉल। अच्छा, MCQs नंबर 8 CRO हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगला कह रहा है कि लेंस लॉ डील्स विद, तो लेंस लॉ किसके साथ डील करता है, वो डील करता है विद द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। अगला कह रहा है कि सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इज समटाइम्स कॉल्ड, अब हमें पता है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF को एक और नाम क्या देते हैं, वो नाम देते हैं बैक EMF, जो कि आपने जो है मोटर वाले टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा भी होगा। अगला MCQs कह रहा है कि पीक टू पीक वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, तो पीक टू पीक वोल्टेज क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैं अगर आपको डायग्राम से दिखाऊं, मैं एक साइन वेव बनाता हूं। ठीक है, मैंने कहा उसकी ये पॉजिटिव पीक है V0 और नेगेटिव पीक है V0। पीक टू पीक क्या होता है, पीक टू पीक होता है कि पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक तक कितना डिस्टेंस बन रहा है। तो ऊपर वाली पीक भी V0 है, नीचे वाली पीक भी V0 है, तो दोनों को आपने बस सिर्फ ऐड कर देना होता है, तो ये होता है 2V0। साइंस वगैरह हम कंसीडर नहीं करते इसमें कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, सिर्फ दोनों को ऐड कर देते हैं। तो पीक टू पीक जो होता है वो होता है 2V0। MCQs नंबर 12 भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, 13 भी पार्ट नहीं है, 14 भी पार्ट नहीं है। वैसे तो मज़े हैं आप लोगों के, इतनी सारी चीज़ें आपकी जो कट हो गई। अगला कह रहा है स्टूडेंट कि करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, अब करंट गेन मतलब बीटा, अब बीटा का आपको फार्मूला पता है, बीटा का फार्मूला होता है IC ओवर IB। अब स्टूडेंट्स बाज़ दफ़ा कुछ MCQs बहुत आसान होते हैं लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो अच्छी तरह देखें कि IC ओवर IB कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, वो अल्फ़ा पूछ रहा है, बीटा पूछ रहा है, तो करंट गेन अगर वो कह रहा होगा तो वो बीटा ही कह रहा होगा। अगर अल्फ़ा अनटिल अनलेस स्टेटेड नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो बीटा जो होता है वो IC ओवर IB होता है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs है स्टूडेंट्स के द क्वांटिटी 1 अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर, तो ये आप याद रख लें हमेशा, ये जो आपके पास है 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर, इसका आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। क्यों लेस देन 1 आता है, क्योंकि हमें पता है कि V की वैल्यू जो है वो C से बहुत छोटी होती है।
क्योंकि हमारे पास डेली लाइफ में जो वेलोसिटीज़ हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है। तो इस चीज़ का जो आंसर आएगा वो बहुत छोटा आएगा, और 1 में से जब आप छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट्स वाली वैल्यू का रूट लोगे तो वो डेफिनेटली पॉइंट्स में ही आएगा। इसलिए हमेशा जो 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर रूट का आंसर लेस देन 1 आता है। अच्छा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े मज़े का MCQs है। वो कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ फैक्टर h ओवर m नॉट c इज सेम एज डेट ऑफ। कह रहा है ये जो फैक्टर है ना आपके पास h ओवर m नॉट c, इसकी डायमेंशंस क्या हैं। अब डायमेंशंस निकालने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। ये आपने पढ़ा था कॉम्पटन इफेक्ट में, और ये आपने कॉम्पटन शिफ्ट की इक्वेशन पढ़ी थी कि डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर आप देखो 1 माइनस कॉस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं है, तो मतलब इसकी जो यूनिट है वही असल में किसकी यूनिट है, वेवलेंथ की यूनिट है। तो ये जो h ओवर m नॉट c को सॉल्व करके पूरा आंसर आएगा वो असल में आंसर वही आएगा जो वेवलेंथ है, चेंज इन वेवलेंथ है। ठीक है, और वेवलेंथ की यूनिट आपको पता है, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, तो h ओवर m नॉट c की भी वेवलेंथ क्या होगी, इसकी सॉरी डायमेंशन क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर ही आएगी। बेशक आपको इस पूरे को सॉल्व करके देख भी लो। h की जगह आप क्या पुट करो, जॉल सेकंड, m नॉट की जगह पुट करो मीटर पर सेकंड, सॉरी m की जगह आप पुट करोगे kg, और c की जगह आप पुट करोगे मीटर पर सेकंड। अब आप जॉल की जगह न्यूटन मीटर पुट करो, सेकंड kg, और साथ में जो है मीटर पर सेकंड। तो इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद ही, और देखिएगा आपके पास आंसर जो है यहाँ से सिर्फ मीटर बचेगा। न्यूटन की जगह आप क्या पुट कर दो kg ms -2, तो एंड में सिर्फ मीटर बचेगा। ठीक है, तो h ओवर m नॉट c की जो यूनिट या डायमेंशन होती है वो लेंथ वाली होती है, मैस वाली नहीं होती, मोमेंटम वाली नहीं होती, लेंथ वाली। लेंथ मतलब वेवलेंथ वाली यूनिट होती है इसकी। अच्छा, अब 2017 में एक और भी हमारे पास पेपर है और वो देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है SI यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज सिलेबस में नहीं है। बेंजीन की अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, तो ये याद रख लें, ये होती है 2.284। देखें कोई ना कोई एक MCQs ऐसा होता है जो कि एक रट्टे वाला होता है। ठीक है, इसलिए फुल मार्क्स लेना काफ़ी मुश्किल होता है MCQs में, एक ना एक नंबर कहीं ना कहीं ऐसे MCQs में कट जाता है। उसके बाद थर्ड MCQs कह रहा है कि 1 जॉल इज़ इक्वल टू। अब ज़रा ये देखें स्टूडेंट्स, आपने जो थ्योरी में पढ़ा है, आपने थ्योरी में पढ़ा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10 की पावर -19 जॉल के बराबर। लेकिन उसने आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं पूछा, यहाँ पे उसने आपसे जॉल पूछा है। तो जॉल के लिए आप दोनों साइड इसी वैल्यू से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो राइट साइड पे अगर आप देखो तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो 1 जॉल इज इक्वल टू, और इधर आप इस पूरे को सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जॉल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। तो ये आपका 1 जॉल इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला कह रहा है कि अब किरचॉफ पॉइंट रूल, किरचॉफ पॉइंट रूल को किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, या इसको KCL भी कहते हैं, या इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, या इसको पॉइंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है जंक्शन पॉइंट रूल इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्योंकि इसमें ये होते हैं कि चार्जेस ना कभी क्रिएट हो गए ना कभी डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट MCQ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद कह रहा है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब स्टूडेंट मैग्नेटिक फ्लक्स की आपको जो यूनिट पता है, आपकी यूनिट आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, IL/B sin थीटा, और यहाँ से अगर आप B की इक्वेशन निकालो तो F ओवर IL sin थीटा। तो फोर्स की यूनिट तो आ गई न्यूटन, करंट की यूनिट एम्पेयर, तो ऊपर जाके पर एम्पेयर बन जाएगी, लेंथ की यूनिट मीटर, ऊपर जाके पर मीटर, और साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, जिसको हम टेस्ला भी नाम देते हैं। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डी, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। अगला कह रहा है स्टूडेंट कि मैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो मैग्नेटिक इंडक्शन से मतलब है बी। तो कह रहा है बी का एक और नाम क्या है, तो स्टूडेंट बी को हम एक और नाम देते हैं फ्लक्स डेंसिटी भी नाम देते हैं। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी जो है ये भी बी ही होता है,
लेकिन फ्लक्स डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है फ्लक्स ओवर एरिया। तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, मैग्नेटिक डेंसिटी भी कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड आप डेंसिटी भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज प्रोड्यूस्ड, कि किसी भी कॉइल में ईएमएफ क्यों इंड्यूस्ड होता है ये हमें पता है, ये होता है ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये प्रॉपर वर्ड ये था कि ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि डेल्टा फाइव और डेल्टा टी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज एक्सप्रेस्ड एज। अब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। अब ये फॉर्मूला ये था एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। इसी को अगर आप रीअरेंज करो तो एल इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन आपके पास बनती है, ठीक है। अब देखते हैं इस तरह की इक्वेशन हमारे पास जो है माइनस साइन भी आता है, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो अपोज करता है लेंस लॉ की वजह से, तो इधर माइनस साइन भी आएगा। तो इसमें अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर आई थिंक बी। अब अगर आप देखो तो बी और सी बहुत क्लोजली अब रिलेटेड हैं, जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकती है, आप सी लगा सकते हो, लेकिन उसमें डेल्टा टी ऊपर है डेल्टा आई नीचे है, तो बी ऑप्शन ठीक है। अगले में कह रहा है द कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो वोल्टेज का कॉमन सोर्स क्या है, वो डेफिनेटली जनरेटर है, और अब अल्टरनेटिंग कह रहे हैं तो डेफिनेटली एसी जनरेटर, ठीक है। तो एसी जनरेटर है। एमसीक्यूज नंबर 11 सिलेबस में नहीं है आपके। एमसीक्यूज नंबर 12 जो है द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो ये आपने याद रखनी है वैल्यू, ये होती है तकरीबन 10 की पावर -6 से 10 की पावर -4 के दरमियान। एमसीक्यूज नंबर 13 भी आपके सिलेबस में नहीं है। 14 वैसे ही याद रख लें, एंटी टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि वो डिवाइस जो कि वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, जिस तरह बाहर का प्रेशर किसी डिवाइस ने मेजर किया उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, टेम्परेचर को मेजर कर दिया, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं सेंसर्स ये काम करती हैं। जिस तरह टेम्परेचर सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करती हैं और उसको वोल्टेज वगैरह में कन्वर्ट कर देती हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो ये कह रहा है कि अर्थ की आपने ऑर्बिटल स्पीड बतानी है, ठीक है, कि अर्थ अगर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो कितनी ऑर्बिटल स्पीड से, तो वो आपने याद रखनी स्टूडेंट, वो है आपके पास 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अगला कह रहा है कि डिब्रोगली रिलेशन क्या है, तो डिब्रोगली रिलेशन याद रख लें, बहुत जगह यूज़ होगा, और वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, या ये भी ले सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, क्योंकि पी जो है मोमेंटम है और मोमेंटम होती है उसके बराबर होता है, वो होता है एम वी के बराबर। अगला जो स्टूडेंट एमसीक्यूज है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसमें ट्रांसमीटर वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन आई थिंक ये इधर ट्रांजिस्टर होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ, ट्रांजिस्टर के कितने इलेक्ट्रोड्स हैं, तो स्टूडेंट ट्रांजिस्टर के 3 इलेक्ट्रोड्स हैं। अब अगर आप देखो ट्रांजिस्टर के अगर आप डायग्राम बनाओ, अगर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाऊं तो एक इसका इलेक्ट्रोड बेस है, एक इसका इलेक्ट्रोड कलेक्टर है और एक इलेक्ट्रोड इसका एमिटर है। तो इन तीनों को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और अगर आपसे डायोड के पूछे तो डायोड के आपको पता है 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक इसका पी साइड और दूसरी उसकी एन साइड, ठीक है। अच्छा, अगला स्टूडेंट्स जो हमारे पास अब पेपर है वो है 2018 का सप्लीमेंट्री पेपर, और उसमें ये कह रहा है कि व्हेन अ पार्टिकल अब कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट passes through a potential difference of 3 वोल्ट देन द एनर्जी एक्वायर्ड, और एनर्जी उसने आपको नीचे जॉल में दी हुई है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है Q इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, उसने 2 इलेक्ट्रॉन कहा हुआ है, तो Q की जगह लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा वी जो आपको गिवन है वो गिवन है 3 वोल्ट। तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन उसने आपको जॉल में पूछा हुआ है, तो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट इसको 1.6 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 9.6 10 की पावर -19 जॉल। तो ये स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो स्टूडेंट्स वो आपसे पूछ रहा है वही कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट एंड 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ठीक है। तो रेशियो पूछ रहा है, तो सबसे पहले कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, तो मैं सिर्फ इनफाइनाइट लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, उसकी जगह मैं सिर्फ ऑपोजिटली लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गए, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया 1/2, या इसको आप 1:2 भी लिख सकते हो। तो ये स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले में कह रहा है 3 resistors 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm are connected in series to a potential difference source of 60 volt. The current across 30 ohm resistor. तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो वो कह रहा है एक 10 ohm का रजिस्टर, 20 ohm का और 30 ohm का सीरीज़ में लगे हुए, और बैटरी उसने आपको बताई है 60 वोल्ट की, ठीक है। तो ये 10 ohm, 20 ohm और 30 ohm, ठीक है। और आपसे करंट जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है 30 ओम का, तो करंट अक्रॉस 30 ओम। अब थोड़ी सी इसमें ट्रिकी चीज़ के स्टूडेंट वो ये है कि ये तीनों रजिस्टर सीरीज़ में, जब ये तीनों सीरीज़ में हैं तो तीनों में से सेम करंट पास करेगा, ठीक है। और सेम करंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालनी है। तो आर इक्विवेलेंट किस तरह निकालोगे, तीनों को ऐड कर दो बस, 10 + 20 + 30, तो ये आ गया 60 ओम। और करंट निकालने का फॉर्मूला ये है कि टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, तो 60 / 60, तो ये आ गया 1 एम्पेयर। तो 30 ओम रजिस्टर में से भी कितना करंट पास करेगा, 1 एम्पेयर, 20 में से भी 1 एम्पेयर, और 10 ओम्स के से भी 1 एम्पेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है स्टूडेंट्स। अगला कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, कि कौन सी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर भी करती है और कंपेयर भी करती है। अगर वो कंपेयर कह रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो बस ये याद रख लें वो होती है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। वैसे तो वोल्ट मीटर भी मेजर कर लेता है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन कंपेयर नहीं। कंपैरिजन से मतलब है कि ये दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर कर पाती है कि किसका ईएमएफ ज़्यादा है, किसका ईएमएफ कम है, ठीक है। तो अगर कंपेयर भी वर्ड आ जाए तो आपने पोटेंशियोमीटर लगा देना है। अगला स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है कि द लोरेंट्ज फोर्स इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स ज़रा लोरेंट्ज फोर्स समझें। लोरेंट्ज फोर्स हम कहते हैं अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लग रही हो, ठीक है, तो टोटल फोर्स जो उस चार्ज पार्टिकल पे होगी वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, ठीक है। अब अगर आप इनके फॉर्मूले पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है QE, और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है QVB साइन थीटा। बेशक साइन थीटा जो है आप यहाँ पे ना लिखो, उसकी जगह आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो इस तरह, प्लस QV क्रॉस B, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहाँ से Q कॉमन आ रहा है, तो Q कॉमन ले लो, तो QE प्लस V क्रॉस B, तो ये हमारे पास लोरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इसमें अब कौन सा ठीक होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है हमारे पास। अच्छा, अगला जो है वो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। उससे नेक्स्ट जो है MCQs नंबर 7, उसमें कह रहा है कि कंडक्टर है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो इसको आप 1 मीटर ले लो क्योंकि मीटर में यूज़ करेंगे। राइट एंगल मतलब थीटा 90 है, और मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला है, और स्पीड 500 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो 500 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है, इसको जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 5 मीटर पर सेकंड, और आपने मोशनल ईएमएफ निकालना है। अब मोशनल ईएमएफ का आप फार्मूला देख लो। मोशनल ईएमएफ का फार्मूला जो होता है वो होता है सिंपल सा है, वो है VBL साइन थीटा। तो वेलोसिटी 500 गिवन थी, उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो वो कितनी बन गई, 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की जगह 5 लिख दिया। B जो गिवन था वो 0.5 गिवन था। लेंथ जो थी वो 100 सेंटीमीटर थी, मीटर में 1 आ गई, और साइन ऑफ 90, साइन 90 1 होता है। तो ये स्टूडेंट्स आंसर आ गया 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, अगला कह रहा है कि 1 हेनरी किसके बराबर है। तो स्टूडेंट ये भी हमने जो है सॉल्व किया था। हमने कहा था कि आप हेनरी की बस ये क्वेश्चन याद रखें, EMF ओवर डेल्टा I ओवर डेल्टा T। तो EMF की जगह वोल्ट आ गया, डेल्टा I की जगह एम्पेयर, और उसकी जगह सेकंड। अब सेकंड डिवाइड में भी डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये बना वोल्ट सेकंड ओवर एम्पेयर। तो इसको आप लिख सकते हो VS ओवर A। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है। अच्छा, अगला कह रहा है कि AC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, AC जनरेटर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? तो स्टूडेंट वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऑप्शन नंबर D। MCQs नंबर 10 जो है वो सिलेबस में नहीं है। MCQs नंबर 11 भी सिलेबस में नहीं है। हाँ, MCQs नंबर 12 देखें, वो कह रहा है कि द करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ 100 माइक्रोएम्पेयर। तो बेस में जो करंट फ्लो कर रहा है, डाटा बना लेते हैं। तो बेस में करंट जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 100 माइक्रोएम्पेयर, और बीटा आपको गिवन है 100, और आपसे वो कलेक्टर करंट पूछ रहा है। तो सिंपल सा वही फार्मूला कि बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB, उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बीटा IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो बीटा की वैल्यू पुट कर दें 100, बेस करंट कितना है वो भी 100 माइक्रो है, माइक्रो 10 की पावर -6, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4 और एक 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -2 या फिर 0 पॉइंट, हाँ, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 10 मिली एम्पेयर। ठीक है, ये कैलकुलेटर आपका काम कर देगा। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर इसका C है, 10 मिली एम्पेयर। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट वो कह रहा है कि इन पेयर प्रोडक्शन द क्रिएशन ऑफ 2 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन हैविंग डैश। अब देखें, आपको पता है कि पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है, और एंटी पार्टिकल में क्या फ़र्क होता है? और पार्टिकल में, एंटी पार्टिकल और पार्टिकल का मैस सेम होता है, उनके ऊपर चार्जेस डिफरेंट होते हैं। तो बस पहला देखें, ऑप्शन पहला कह रहा है सेम मास, सेम मैस एंड सेम चार्ज, तो ये गलत है। मैस तो सेम होता है लेकिन चार्ज डिफरेंट होता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि सेम मैस एंड ऑपोजिट चार्ज, तो ये बी ऑप्शन ठीक है कि मैस सेम होता है लेकिन चार्जेस डिफरेंट होते हैं। अगला कह रहा है कि द de Broglie वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल, और टेनिस बॉल का मैस गिवन है 6.63 ग्राम। तो सबसे पहले टेनिस बॉल का मैस लिख लेते हैं। तो मैस आपको गिवन है 6.63 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर -3 kg। वेलोसिटी आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ये बन जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। और de Broglie वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर mv। अब H किसके बराबर होता है ये याद रख लें, 6.63 10 की पावर -34, प्लैंक्स कांस्टेंट है। m कितना है? m आपको गिवन है 6.63 10 की पावर -3, और वेलोसिटी आपको गिवन है 1। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, MCQs में जो भी न्यूमेरिकल होगा उसका डाटा इतना आसान होगा कि शायद आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत ना पड़े। तो आप ये देखो 6.63 कैंसिल हो गए, और 10 की पावर -34, -3 नीचे भी था, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर -31 मीटर आ गई वेवलेंथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास C, 10 की पावर -31। MCQs नंबर 15 सिलेबस में नहीं है। और वो कह रहा है, अगला जो है वो कह रहा है द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एटमॉस्फेयर एंड सीज फिक्स टू द प्लेनेट। कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि एटमॉस्फेयर और समंदर को प्लेनेट से बांधे रखती है? तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो है आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला कह रहा है व्हेन विच जंक्शन एक्ट्स एज फॉरवर्ड बायस इन नॉर्मल ऑपरेशन। कह रहा है अगर आप ट्रांजिस्टर को नॉर्मल ऑपरेशन में यूज़ करें, नॉर्मल ऑपरेशन का मतलब होता है एक्टिव मोड। तो एक्टिव मोड में हमें पता है, एक्टिव मोड में इसका बेस एमीटर या एमीटर बेस जंक्शन एक ही बात है, उसको हम रखते हैं फॉरवर्ड, और दूसरा जो उसका कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको हम रखते हैं हम रिवर्स। तो वही कह रहा है कि नॉर्मल ऑपरेशन में किस जंक्शन को फॉरवर्ड रखेंगे, तो वो हम रखेंगे बेस एमीटर या एमीटर बेस। तो ये ऑप्शन नंबर A ठीक है, बेस एमीटर। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स 2018 का सप्लीमेंट्री। इसके बाद 2018 पे आते हैं। आपको देखें कुछ कुछ अब MCQs रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। पहले में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स क्या है स्टूडेंट? तो वो ये याद रख लें, वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है,
अच्छा, अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ अ स्टडी ऑफ, अब हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ अ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, मतलब स्टेशनरी चार्जेस, तो ये एमसीक्यूज नंबर बी हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट द स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वो हमने पढ़ा था, वो होता है ई डॉट ए, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो पहला कह रहा है इफेक्ट ऑफ ई एंड ए पैरेलल टू ईच अदर, तो नहीं, ये स्टेटमेंट ठीक है। अगला कह रहा है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अगला कह रहा है स्केलर प्रोडक्ट, ये भी ठीक है। डी कह रहा है वेक्टर प्रोडक्ट, नहीं, तो वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, ये तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, डी ऑप्शन। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 4 सिलेबस का पार्ट नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 5 अभी हमने पिछलों में डिस्कस भी किया कि अगर दो वायर्स हों, दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन सेम हो, तो वो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो वो रिपेल करेंगी। अगला कह रहा है इन अ रजिस्टर पावर डेसिपेटेड, अगर एक रजिस्टर उसमें कितनी पावर डेसिपेट होती है, तो पावर के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, वो होता है वी आई या फिर आई स्क्वेयर आर या फिर वी स्क्वेयर ओवर आर। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ऑप्शन नंबर सी बनता है, वी स्क्वेयर ओवर आर। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है द क्रॉस सिंबल ड्रॉन ऑन टू द पेज। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है स्टूडेंट कि मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज है, और अगर डॉट होगा तो डॉट का मतलब है कि आउट ऑफ द पेज, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो क्रॉस का मतलब इन टू द पेज। अगला कह रहा है कि आर डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो स्टूडेंट होती है मोटर, और जनरेटर इसी के ऑपोजिट काम करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगला कह रहा है अ फेनोमेना इन विच अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द अदर कॉइल, कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें आप करंट एक कॉइल में चेंज करो, उसकी वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसी तरह अगर ये स्टेटमेंट होती कि ऐसा फिनोमेना जिसमें आप एक कॉइल में करंट चेंज करो, उसकी वजह से उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। अगला कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट। तो करंट की रूट मीन स्क्वायर क्या होती है, तो वो सिंपल सा है आई नॉट ओवर अंडर रूट 2। तो कुछ एमसीक्यूज बहुत आसान भी होते हैं, लेकिन कुछ ट्रिकी आपको टफ टाइम भी देंगे। एमसीक्यूज नंबर 11 सिलेबस का पार्ट नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 12 देखें, वही दोबारा करंट गेन आ गया बीटा, तो बीटा किसके बराबर होता है, वो होता है आई सी ओवर आई बी, तो ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यूज नंबर 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है। अगला कह रहा है कि द रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ये असल में किसकी इक्वेशन है, तो ये स्टूडेंट ये असल में डी ब्रॉगली इक्वेशन है, तो इसको डी ब्रॉगली हम रिलेशन कहते हैं। अगला जो है 16 एमसीक्यूज, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, और 17 भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। वो कह रहा है द पार्टिकल्स डेट डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चीज़ याद रख लें स्टूडेंट, जो पार्टिकल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते उनको कहते हैं लेप्टॉन्स, और जो पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं उनको कहते हैं हेड्रॉन्स। तो हेड्रॉन्स जो हैं ये एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन जो लेप्टॉन्स हैं ये एक्सपीरियंस नहीं करते, ठीक है। अच्छा, 2018 का ही एक दूसरे पेपर पे आते हैं, जो ये सारे पेपर्स फेडरल बोर्ड ने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, मैंने वहीं से डाउनलोड किए हैं। इसमें कह रहा है कि म्यून्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स किसकी एग्जांपल हैं, तो ये आप याद रख लें कि ये लेप्टॉन्स की एग्जांपल है, मतलब म्यून्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स कौन नहीं है। देखें, सेल भी सोर्स है, इलेक्ट्रिक जनरेटर तो प्राइमरी सोर्स है, थर्मोकपल भी सोर्स है क्योंकि थर्मोकपल भी वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन मोटर सोर्स नहीं है। मोटर तो बल्कि करंट को यूज़ करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये कह रहा है आपको कि आपने रिलेटिव यहाँ पे परमिटिविटी बतानी है, और वो बतानी है आपने एयर की। तो स्टूडेंट अब एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है 1.006, अगर वैक्यूम कहता तो फिर वो होती है 1। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडियो वेव्स। तो स्टूडेंट्स इसका मुझे क्लियर आइडिया नहीं है, तो ये आप ख़ुद ही सर्च कर लीजिएगा या आप किसी टीचर वगैरह से पूछ के मुझे बेशक कमेंट बॉक्स में इसका ठीक आंसर बता भी दिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है स्टूडेंट्स ये आप याद रख लें,
इसके दो रिलेशंस हैं। एक रिलेशन है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच, और दूसरा मेरे ख्याल से है डेल्टा ई डेल्टा टी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। ये दोनों जो हैं ये अनसर्टेनिटी या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें यहाँ कौन सा रिलेशनशिप हो रहा है, ये सी वाला, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। अगला देखें दोबारा करंट गेन आ गया, तो करंट गेन किसके बराबर होगा, वो होगा आई सी ओवर आई बी। अगला कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल लेज़र की प्रॉपर्टी है, मल्टी डायरेक्शनल नहीं है, तो ये मल्टी डायरेक्शनल इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र। कोहेरेंट भी लेज़र की प्रॉपर्टी है और मोनोक्रोमेटिक भी लेज़र की प्रॉपर्टी है। अगला कह रहा है कि 0.75 एम्पेयर करंट फ्लोस इन एन आयरन वायर व्हेन अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड। रेजिस्टेंस निकालनी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V बाय आई। वोल्टेज कितना गिवन है 1.5 और करंट कितना गिवन है आपको 0.75, तो ये मेरे ख्याल से आई थिंक आंसर आ जाएगा 2 ओम, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किस तरह निकलती है, वो अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो VRMS आती थी इस तरह कि V नॉट का स्क्वायर ओवर 2। इसको फिर सॉल्व करते थे तो ये आता था, लेकिन उसने कोई भी इस तरह की फॉर्म नहीं दी हुई, उसने इस तरह की फॉर्म दी हुई है। तो अगर आप देखो तो ये ऑप्शन नंबर ए आपके पास ठीक बनेगा। अगला कह रहा है कि आर डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वही देखें आ गया। अब मैकेनिकल एनर्जी को आपने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये कौन करता है, ये करता है जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि बाय प्रॉपर शंटिंग अ गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू, अगर आप गैल्वानोमीटर की प्रॉपर शंटिंग करो, मतलब उसमें प्रॉपर तरीके से शंट की वैल्यू लगाओ, तो वो गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन एमीटर। ठीक है, अच्छा आप देखें डॉट आ गया कि द डॉट ड्रॉन इनटू द पेज। अब डॉट अगर ड्रॉ किए हुए हों तो डॉट का भी आपको मैंने मतलब बताया, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज। ठीक है, तो डॉट का मतलब आउट ऑफ द पेज होगा। उसके बाद कह रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। तो किसकी स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट है किरचॉफ्स रूल की, और किरचॉफ रूल में भी खास तौर पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड रूल की ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला MCQ सिलेबस का पार्ट नहीं है, 15 भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, 16 भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, 17 इंपॉर्टेंट है। कह रहे डैश कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ होलोग्राफी। तो होलोग्राफी में क्या चीज़ यूज़ होती है, होलोग्राफी में यूज़ होता है लेज़र, तो ये चीज़ याद रखें। ठीक है, तो आप लेज़र की एप्लीकेशंस में लास्ट पॉइंट है मेरे ख्याल से होलोग्राफी, वहाँ से आप देख भी सकते हो। तो स्टूडेंट ये जो था ये हमारे पास पेपर नंबर 2018 था, 2018 का पेपर था। नेक्स्ट हो जाते हैं 2017 के सप्लीमेंट्री पेपर पे। और वीडियो मुझे पता है आप लोगों को लेंथी लग रही होगी, बोरिंग भी लग रही होगी, लेकिन अगर आप देख लें तो एट द एंड आपको बहुत फ़ायदा होगा। MCQs नंबर 1 2017 का सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अगला जो MCQs है ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सा है। वो कह रहा है कि द यहाँ पे आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप इस तरह लिखो ना कि करंट इज़ इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, फिर आप इसमें कांस्टेंट लगाओ तो कांस्टेंट आता है यहाँ पे K, पे K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/R, तो ये V/R बनता है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो इस तरह का जो MCQs है इसमें मेरे ख्याल से जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा D। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इसमें ऐसा ही MCQs है कि इसमें C भी ऑप्शन बनता है एक लिहाज से, कुछ टीचर्स B भी कहते हैं, कुछ टीचर D भी कहते हैं, लेकिन मुझे इसमें जो है वो D ऑप्शन लगता है क्योंकि उसने करंट का वर्ड पहले लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब MCQs नंबर 3 आपका सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट में वही कह रहा है कि रेजिस्टेंस निकालनी है, तो रेजिस्टेंस के लिए वही R इज इक्वल टू V/I फार्मूला यूज़ करें। वोल्टेज 1.5, करंट 0.7, तो ये मेरे ख्याल से 2 ओम आ जाएगा। अगला कह रहा है कि बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वानोमीटर द गैल्वानोमीटर बिकम्स, अगर आप गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगाओ सीरीज़ में, ठीक है, तो देखें वो क्या बन जाता है, हमने कहा था हाई रेजिस्टेंस लगाने से वो वोल्ट मीटर बन जाता है।
और अगर आप एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओगे तो वो एम मीटर बन जाएगा। अगला स्टेटमेंट वही आ गई कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी ठीक है। अगला कह रहा है बी में द क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका स्टेटमेंट नहीं है, सी और डी भी इसकी स्टेटमेंट ठीक है। अगला जो है वही आ गया, क्रॉस क्या होता है, क्रॉस रिटर्न होता है वो इन टू द पेज, ठीक है। अगला कह रहा है कि रिलेशन लेंस लॉ का क्या होता है, तो लेंस लॉ का रिलेशन वही फेरेडे वाला ही रिलेशन है, लेकिन उसमें माइनस साइन भी आता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए आपके पास। अगला देखें काफ़ी हद तक एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। कह रहा है कि डैश इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, मोटर। जिस तरह पंखे की एग्जांपल ले लें, पंखा आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और आपको रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आपको वो जो प्रोवाइड कर रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, देखें वही एमसीक्यूज आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आपके पास। अगला कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज की आपको यूनिट पता है वो है कूलम। मैं पूरे एमसीक्यूज पे सर्कल इसलिए करता हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए, वरना वैसे आपने फेडरल बोर्ड में तो ये करना ही नहीं है, आपने तो बबल शीट में करना है, ठीक है। अगला कह रहा है कि डैश इज अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर, ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर में अगर आप टेम्परेचर चेंज करो तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। अगला कह रहा है कि द करंट गेन ऑफ बीटा, ठीक है, देखो वही बीटा आ गया, तो बीटा क्या होता है, बीटा है आई सी ओवर आई बी, ऑप्शन नंबर डी। 14 कह रहा है कि अब कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेक्टिफिकेशन। एमसीक्यूज नंबर 15 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, 16 भी नहीं है, और 17 अगर आप देखो तो वही रिपीट हुआ है कि इलेक्ट्रॉन म्यून्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लेप्टॉन्स, ठीक है। और लेप्टॉन्स क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। तो स्टूडेंट ये जो था ये 2017 का सप्लीमेंट्री पेपर था। अब आते हैं 2017 के मेन पेपर पे। सप्लीमेंट्री पेपर एक लिहाज से आसान होता है, ठीक है। अच्छा, 2017 का पेपर स्टूडेंट, पहला एमसीक्यूज कह रहा है कि एस मैस नंबर इंक्रीजेस विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज। तो मुझे स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज का आंसर का कंफर्म नहीं है, तो मैं इसका आपको कोई भी आंसर नहीं बताता, आप खुद इसको सर्च किएगा, अगर आंसर मिले तो आप मुझे भी काइंडली इसका आंसर सही तरीके से बताइएगा, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 2 सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगला कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड होंगी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, रेडियली आउटवर्ड। अगला कह रहा है कि अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, कह रहा है डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज। कह रहा है अगर आप डायमेंशन निकालो प्लैंक्स कांस्टेंट की तो बिल्कुल वो कैसी आएगी, तो बिल्कुल वो वैसी ही आएगी। अब निकालते हैं, तो पहले प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालते हैं, इज इक्वल टू एच एफ, एच बना ई ओवर एफ, ठीक है। अब एनर्जी की अगर आप डायमेंशन निकालो, एनर्जी की मैं डायमेंशन निकालता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर से माइंड में, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है, क्योंकि वी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1, लेकिन उसका स्क्वायर लिया तो ये बन गई। और फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकंड, 1 ओवर सेकंड, ठीक है। तो इसकी बन जाएगी 1 ओवर टी, मतलब टी की पावर -1, तो ये बन गया टी की पावर -1, ठीक है। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आई एम एल स्क्वेयर टी -2 + 1 -1, ठीक है। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। अब आपने करना क्या है, आपने बारी बारी जो है मोमेंटम को चेक करना है, मोमेंटम की डायमेंशन निकालें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालें, और एंगुलर मोमेंटम की और टॉर्क की, ठीक है। अब मैंने ये सारी निकाल के चेक की हैं और मेरा जो आंसर आया है वो ऑप्शन नंबर बी आया है, तो वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। मैंने एंगुलर मोमेंटम लिया, मतलब एल लिया, एल का फार्मूला होता है एम वी आर। अब मैंने इसमें डायमेंशंस पुट की, एल एम की डायमेंशन तो एम ही आ गई, मैस की वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई एल टी -1, और आर की डायमेंशन आ गई एल,
तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया ml²t-1। तो अगर आप देखो तो ये डायमेंशन वही है जो डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट की है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन जो आया था वो एंगुलर मोमेंटम बी ऑप्शन आया था। आप बाकियों का निकाल के देखिएगा। मोमेंटम के लिए आप P=mv यूज़ कर लो तो नहीं सही आएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो आप निकालोगे तो उसमें जो है वो आप F=g m1m2/r² यूज़ कर लो, और टॉर्क के लिए आप F=F(r) यूज़ कर लो। ठीक है। अगला कह रहा है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज़ चार्ज Q एंड एनर्जी W। इफ़ द चार्ज इज़ इंक्रीज टू 2Q द एनर्जी स्टोर। कह रहा है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, चार्ज Q है और एनर्जी उसमें स्टोर है W। अगर आप उसके चार्ज को डबल कर दो तो एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। अब कैपेसिटर की एनर्जी का ना आपने ये फार्मूला याद रखने। कैपेसिटर की एक तो एनर्जी का फार्मूला है ½ एक फार्मूला है हाफ Q²/2C। ठीक है। अच्छा, एक और फार्मूला भी है, वो आई थिंक है तीसरा फार्मूला जो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से है वो हाफ, अगर आप C की जगह जो है C=Q/V पुट कर दो तो ये बन जाएगा QV। ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हैं। ये मैं एंड वाला जो है मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। अब उसने मैं जो फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ अपने डाटा को देख के। उसने मुझे चार्ज दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है। ठीक है। तो समझ लें पहले जो उसमें एनर्जी स्टोर थी वो थी हाफ Q²/C और उसने एनर्जी स्टोर को उसने कहा हुआ है W, तो मैं U की जगह W ही लिखता हूँ। अब निकालते हैं नई एनर्जी, तो W प्राइम कह देते हैं। और उस वक्त उसने कहा है कि उसने जो चार्ज स्टोर किया है वो उसने डबल कर दिया, मतलब Q की जगह उसने जो चार्ज है वो 2Q कर दिया। और C पे तो कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तो कैपेसिटेंस है, वो तो फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो ये फार्मूला बन जाएगा हाफ 4Q²/C। 4 को शुरू में ले जाएं तो हाफ Q²/C, और ये Q²/C क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये पुरानी वाली ही एनर्जी है। मतलब चार्ज डबल करने से जो उस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर B 4W। अगला कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर व्हेन अ करंट इज़ पासिंग थ्रू। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये स्टूडेंट डेफिनेशन है जाउस लॉ की। अगला कह रहा है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है आपका। उसके बाद कह रहा है द चार्ज ओवर मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द स्पीड। तो ये चार्ज ओवर मास रेशियो की इक्वेशन आपको बुक में गिवन है। ठीक है। उसी में अगर आप देख लो तो ये मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर A बनता है। लेकिन ऑप्शन नंबर A में जो लिखा हुआ है E/m = E²/B²R, इधर मेरे ख्याल से 2 भी आता है साथ में। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर A। अगला कह रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर पोटेंशियल विदाउट ड्राइंग एनी करंट। तो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखें, एक्यूरेट जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं ना वो 2 डिवाइसेज हैं। एक है पोटेंशियोमीटर और दूसरी है CRO। ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्कस है वो डिस्कस है CRO। तो ऑप्शन नंबर A। अगला कह रहा है इफ़ एंड LR रिप्रेजेंट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस दैन द डायमेंशंस ऑफ L/R। तो आपने L/R की जो है रेशियो निकालनी है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। तो L/R की डायमेंशंस। ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है और नई चीज़ है आपके लिए। अब L की हम कहाँ से निकालते हैं, L के लिए वही फार्मूला यूज़ करते हैं, वोल्टेज ओवर डेल्टा I ओवर डेल्टा T। ठीक है। तो पहले यूनिट्स को लेके चलते हैं। मैं हमेशा यूनिट सजेस्ट करता हूँ अगर आप MCQs है तो L की जगह तो लिख दिया जी वोल्ट एम्पेयर पर सेकंड। ठीक है। अब रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होता है, रेजिस्टेंस इक्वल होता है V/I। तो R की जगह लिख दिया वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये बन जाएगा वोल्ट एम्पेयर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर ओवर वोल्ट। ठीक है। मैंने डिवाइड के नीचे डिवाइड था तो उसको मैंने वो सॉल्व कर लिया। अब अगर आप देखो तो वोल्ट और वोल्ट कैंसिल हो रहा है, एम्पेयर और एम्पेयर कैंसिल हो रहा है, सिर्फ पर सेकंड आया नीचे। पर सेकंड को ऊपर ले जाओ तो ये सेकंड आ गया। और सेकंड की डायमेंशन क्या होगी, सेकंड की डायमेंशन है T। और अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिखोगे कि m भी नहीं आया तो m की पावर 0, L की पावर भी 0 और T की पावर 1 या कुछ भी ना लिखें।
तो ये डायमेंशन आ गई L/R की। ठीक है, तो ये अगर आप ऑप्शन देखो तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास बी ऑप्शन बनता है। अगला कह रहा है कि ऑनवर्ड प्रिंसिपल डस ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? तो ये काम करता है स्टूडेंट्स म्यूचुअल इंडक्शन पे। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन की कह लो एप्लीकेशन है ट्रांसफार्मर। अगला इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं एडी करंट्स आर सेटअप इन अ डायरेक्शन। एडी करंट्स हमेशा स्टूडेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर होते हैं या ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, तो एडी करंट्स आर सेटअप इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स। इनकी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, वरना इनकी एक एक्सप्लेनेशन भी की जा सकती है काफ़ी डिटेल में, लेकिन मैं आपको सिर्फ इनके आंसर्स बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। अगला कह रहा है कि RMS वैल्यू ऑफ करंट, करंट गिवन है 2 एम्पेयर, तो इसकी RMS वैल्यू निकालते हैं। तो करंट आपको गिवन है 2 एम्पेयर, तो RMS निकालेंगे इसकी 2/√2, लेकिन इसने इस तरह का कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे। 2 से √2 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो ये बन गया 2/√2, और नीचे वाला जो √2 मल्टीप्लाई होकर सॉल्व हो गया 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो √2 इसका आंसर आ गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगला जो है 14, ये सिलेबस में नहीं है, 15 भी सिलेबस में नहीं है, और 16 हाँ किया जा सकता है सिलेबस में कि वो सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटर और स्पिन एड अप होकर ज़ीरो हो जाएं। तो ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड ना हो उनको आप डाई मैग्नेटिक कहते हो। और MCQ नंबर 17 भी नहीं है, 2017 के ही नेक्स्ट पेपर पे जाते हैं, और वो कह रहा है कि लेप्टॉन्स आर द पार्टिकल डेट डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अगला कह रहा है कि गैमा रेज कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन व्हेन देयर एनर्जी, ये भी स्टूडेंट्स मुझे इतना क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल से जो बनता है वो बनता है इसमें ग्रेटर देन 0.1, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि रेशो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने रेशो निकालनी ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इनके ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो है वो Gm1 m2/r², और इलेक्ट्रोस्टैटिक Q1 Q2/r²। डिस्टेंसेस सेम है तो r² कैंसिल हो गया, तो Gm1 m2/k Q1 Q2। ठीक है, अब सिर्फ पावर्स की गेम है, पावर्स का आंसर देके आपने समझ जाना है। तो G की जो पावर होती है वो 10⁻11, इलेक्ट्रॉन कह रहा है तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक 10⁻34, अगला सॉरी -31, ये भी -31, और नीचे जो है K 10⁻9 में है, और Q1 10⁻19, अगला भी -19। ठीक है, तो इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तकरीबन सिर्फ इन पावर्स को, पावर से आपको आइडिया हो जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से 10⁻44 समथिंग आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट प्लेट, तो इनफाइनाइट शीट की जो है वो है σ/2ε0। अगर 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स कहता तो σ/ε0। अगला कह रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, ये हमने पढ़ा है कि VT = EMF - IR। अब वो कह रहा है कि एक्यूरेट पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस, अब कोई डिवाइस जो एक्यूरेट मेजर करे मतलब 100%, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए अगर वो एक्यूरेट मेजर करे। अगर हम अच्छे का वर्ड कहेंगे तो फिर हम कहेंगे हाई रेजिस्टेंस, लेकिन अगर हम एक्यूरेट वर्ड कह रहे हैं तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अच्छा, MCQ नंबर 7 सिलेबस का पार्ट नहीं है, और वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ EMF इंड्यूस्ड इन अ सर्किट डिपेंड्स अपॉन, देखें, चेंज इन फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी अब इक्वेशन ही यही है ΔΦ/ΔT, और ΔΦ/ΔT को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगला स्टूडेंट्स कॉम्पटन स्कैटरिंग आ गया, और ये बहुत मज़े के और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, तीनों चीज़ें इसमें। अब वो कह रहा है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग में चेंज इन वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगी। अब मतलब देखें डेल्टा लैम्डा, या आपको मैं हर केस जहाँ जहाँ आएगा मैं आपको समझाऊंगा, एक साथ सारे नहीं समझा रहा फिर आप भूल जाएंगे। तो कह रहे हैं इस चीज़ का आंसर मैक्सिमम कब आएगा। देखें
अब मैक्सिमम आना डिपेंड करता है थीटा पे, ठीक है। अब अगर थीटा अगर मैं ले लूँ 90 तो cos 90 ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। अगर मैं cos 0 ले लूँ तो ये तो फिर 1 बन जाएगा, 1 में से 1 गया तो वो तो 0 हो जाएगा। मैक्सिमम निकालना है, देखिए मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 180 हो। क्यों? क्योंकि जब थीटा 180 होगा तो cos 180 हमें पता है, cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1, ठीक है। तो ये cos 180 -1 होता है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 + 1 और ये आंसर आ जाएगा 2 × h/m0c। तो देखिए अब 2 आ गया, मतलब डेल्टा लैम्डा जो है आपकी 2 टाइम ज़्यादा हो गई चेंज इन वेवलेंथ। तो चेंज इन वेवलेंथ मैक्सिमम तब आएगी जब थीटा आपके पास कितना हो, 180, या स्कैटरिंग एंगल भी आप कह सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। बाकी आपको मैं मिनिमम वाले भी केसेस सारे समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम। MCQs नंबर 10 भी सिलेबस में नहीं है, 11 भी नहीं है। अगला कह रहा है इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो ऑब्वियस सी बात है उसका मैस कितना हो जाएगा, उसका मैस इन्फिनिटी हो जाएगा, लेंथ उसकी 0 हो जाएगी और टाइम उसके लिए इन्फिनिट हो जाएगा, मतलब डायलेटेड हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, एटम बम नहीं है सिलेबस में आपके। एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, हाँ ये चीज़ याद रखें, पॉजिट्रॉन की जो सबसे पहले डिस्कवरी है वो आई थिंक डायरेक्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था, और सबसे पहले इनको ये कॉस्मिक रेडिएशन में मिला था पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। MCQs नंबर 15 सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगला कह रहा है कि रेस्ट मैस ऑफ फोटोन, तो फोटोन का रेस्ट मैस कितना होता है, फोटोन का रेस्ट मैस 0 होता है, क्योंकि हमें पता है ये फोटोन का कोई मैस होता ही नहीं है, ठीक है। अगला कह रहा है एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब ये चीज़ याद रखें स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन पावर का फॉर्मूला क्या है, एब्जॉर्प्शन पावर इज इक्वल टू रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय रेडिएशन कह लें या एनर्जी इंसिडेंट, कि रेडिएशन एब्जॉर्ब कितनी हुई डिवाइडेड बाय आपने उसके ऊपर रेडिएशन गिराई कितनी। अब स्टूडेंट अगर आप MCQs में देखें तो वो कह रहा है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या करती है, जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब फॉल कराते हैं, इंसिडेंट होती है, मतलब जितनी उसके ऊपर लाइट या एनर्जी इंसिडेंट कराएगी उतनी ही वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो मतलब ये है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ये दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल हैं, मतलब दोनों ऊपर नीचे वाली, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और दोनों अगर ये कैंसिल हो जाएंगी तो आंसर आ जाएगा 1। तो एब्जॉर्प्शन पावर जो है एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की वो है 1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पावर हमेशा जो है वो 1, इस तरह कभी वो 1 से ज़्यादा नहीं होती। अगर परसेंटेज में क्या है तो आप 100 कह सकते हो, लेकिन वैसे एब्जॉर्प्शन पावर मैक्सिमम 1 होगी। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट पेपर डिस्कस करते हैं 2016। चल ये बनना ऐसा करते हैं, ये नेक्स्ट टाइम ही करेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट ये भी हमने जो अभी आज डिस्कस की हैं, ये हमने डिस्कस की हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हमने फेडरल बोर्ड का जो सैम्पल पेपर होता है वो डिस्कस किया है, नई बुक का, पुरानी बुक का जो सैम्पल पेपर था वो डिस्कस किया है, 2019 में 2 पेपर थे वो डिस्कस किए हैं, और 2018 का सप्लीमेंट्री 2018 में अपने 2 पेपर थे 2017 डिस्कस किया है, और हमने 2015 तक डिस्कस किए, ठीक है। सॉरी 2018, 2019, 2017। नेक्स्ट टाइम जो है हम इंशाल्लाह 2016, 15, 13 और 12, ठीक है। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको 11 और 10 भी डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। उसमें से जो आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो आपके बनते होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो थे हमने सारे डिस्कस किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बाकी डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। चलें, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।